मोबाइल कैमरा और सेल्फी के इस दौर में आज भी हर घर की अलमारी और पेटी के अंदर आपको एक फोटो एल्बम तो जरूर मिल जाएगा, जिसमें मम्मी पापा की शादी के फोटोज होते हैं या फिर बचपन में पहली बार स्कूल जाते हुए हमारे फोटोज और इसी प्रकार के और भी बहुत सारे फोटोज होते हैं जो हमें वापस से उसी दौर में पहुंचा देते हैं। लेकिन ज्यादातर पुरानी फोटोज में एक चीज कॉमन होती है, उनके पीछे छपा हुआ एक नाम, और वो नाम था कोडक। उस दौर में कैमरा मार्केट पे इसी कंपनी का राज हुआ करता था। 1975 तक कोडक ने पूरी दुनिया के फिल्म मार्केट का 90% और कैमरा सेल्स का 85% हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया था। 1996 तक कोडक का रेवेन्यू $16 बिलियन तक पहुंच गया था, यानी कि तकरीबन 1,37,000 करोड़ रुपए, और मार्केट कैपिटलाइजेशन था $31 बिलियन, यानी कि 2,65,000 करोड़ रुपए। और यहां तक कि कोडक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। लेकिन आपको जान के शौक लगेगा कि अगले 16 साल के अंदर यानी कि 2012 तक कोडक ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। पिछले साल कोडक ने $1 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया, यानी कि 8,805 करोड़ रुपए से ज्यादा का, और कोडक की गाड़ी वापस से धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि उन 16 सालों में ऐसा क्या हुआ कि कंपनी को सीधा बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ गई, और कोडक ने मार्केट में खुद को दोबारा एस्टैब्लिश कैसे किया? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कोडक के साथ आपकी कौन सी यादें जुड़ी हुई है। देखिए, जब मैं छोटा था तो हमने पहली बार कोडक का येलो कलर का कैमरा खरीदा था। मेरी तो ये यादें मैं आपकी भी जानना चाहूंगा। कहानी की शुरुआत होती है 1854 में, जब न्यूयॉर्क के गरीब परिवार में जॉर्ज ईस्टमैन का जन्म हुआ। मात्र 8 साल की उम्र में पिता का साया उड़ गया। जैसे तैसे करके माँ उसको पढ़ा लिखा रही थी। उसी बीच पोलियो के कारण उसकी बहन भी चल बसी। ऐसी सिचुएशन में घर को चलाने के लिए जॉर्ज को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और काम करने का उसने फैसला ले लिया। शुरुआत में स्क्रैप मटेरियल का इस्तेमाल करके खिलौने बनाकर उनको बेचा करते थे। बाद में सिर्फ 14 साल की उम्र में एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर ऑफिस बॉय का काम शुरू कर दिया, जहाँ पे वीकली उनको मात्र $3 मिलते थे। फिर अपने नॉलेज के दम पे जॉर्ज ने इंश्योरेंस पॉलिसी फाइलिंग का काम भी शुरू कर दिया। उसके बाद में उनकी जो सैलरी थी वो $3 से $5 तक हो गई। लेकिन घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये जो अमाउंट था वो काफी नहीं था। तो जॉर्ज ने अच्छी जॉब पाने के लिए घर से ही अकाउंटिंग की पढ़ाई शुरू कर दी, और 5 साल बाद उन्हें एक बैंक के अंदर जूनियर क्लर्क की नौकरी मिल गई, और उस टाइम उनकी सैलरी थी $15 पर वीक। उसके बाद में जॉर्ज ने वेकेशन में एक जगह घूमने का प्लान बनाया। तब उनके ऑफिस के जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि ट्रिप को अच्छे से रिकॉर्ड करना है तो कैमरा भी साथ में ले लेना। तो जॉर्ज ने एक फोटोग्राफिक सेट खरीदा, जिसमें माइक्रोवेव ओवन जितना कैमरा हुआ करता था, साथ ही उसे संभालने के लिए एक ट्राइपॉड स्टैंड होता था, और टेंट जैसे भारी भरकम सामान भी हुआ करते थे। अब देखिए, एक्चुअल में होता क्या था, उस टाइम पे फोटोग्राफी के लिए जो सबसे पॉपुलर टेक्निक थी उसका नाम था वेट प्लेट। इसमें कांच की प्लेट के ऊपर कुछ खास किस्म के केमिकल को डाला जाता था, और उसके बाद में प्लेट को एक डार्क रूम में रखा करते थे। ये जो टेंट था वो डार्क रूम बनाने का ही काम किया करता था। इसी गीली प्लेट को कैमरे के अंदर डालकर कैमरे से फोटो ली जाती थी। उसके बाद में प्लेट के ऊपर लाइट पड़ती थी, और कुछ देर के बाद में कैमरे से निकालकर उसको तुरंत केमिकल में रखना पड़ता था। इसके बाद में फोटो जो खींची गई है वो धीरे धीरे उस प्लेट के ऊपर दिखाई देने लगती थी। लेकिन दोस्तों, इस टेक्निक में बहुत मगजमारी करनी पड़ती थी, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड भी था और टाइम कंज्यूमिंग भी था। साथ ही ये बहुत महंगा भी हुआ करता था। आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ जॉर्ज को कैमरा चलाना सीखने के लिए $5 खर्च करने पड़े थे। ऊपर से ट्रिप पे भारी भरकम कैमरा सेट को ले जाना, ये अलग से मुसीबत हुआ करती थी। जॉर्ज ने फाइनली इस ट्रिप को ही कैंसिल कर दिया। लेकिन बाद में उनके मन में एक सवाल आया कि आखिर फोटोग्राफी का ये जो प्रोसेस है ये इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, और यहीं से उन्होंने फोटोग्राफी के प्रोसेस को आसान बनाने की कोशिश शुरू कर दी। दिन में वो बैंक में काम किया करते थे और रात में आके किचन में एक्सपेरिमेंट करते थे। जॉर्ज फोटोग्राफी में इतना खो चुके थे कि कभी कभी तो वो किचन में ही सो जाते थे। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1880 में जॉर्ज को एक फॉर्मूला मिल गया जो कारगर साबित हुआ, और वो फॉर्मूला था ड्राई फोटोग्राफिक प्लेट का। देखिए, पहले वेट प्लेट के अंदर कितने झंझट हुआ करते थे ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन दोस्तों, जॉर्ज के इस नए तरीके से फायदा ये हुआ कि फोटोग्राफी अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं बची थी, बल्कि बहुत आसान और पोर्टेबल हो गई थी। लेकिन उस दौर में फोटोग्राफी उतनी कमर्शियलाइज नहीं थी, यानी कि जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे वही इसमें इंटरेस्ट रखते थे। जॉर्ज को इस आइडिया में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आई। फिर क्या, जॉर्ज ने अपनी प्लेट कोटिंग मशीन का पेटेंट करवाया, जो एक साथ बहुत सारे ड्राई प्लेट्स बना सकती थी। और उसके बाद में एक बिल्डिंग के पूरे 3rd फ्लोर को किराए पे ले लिया और वहीं पे ड्राई प्लेट बनाकर बेचना शुरू कर दिया। जॉर्ज का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। उसी बीच हेनरी स्ट्रॉन्ग नाम का एक बिजनेसमैन था, जो जॉर्ज के बिजनेस से काफी इंप्रेस्ड हुआ, क्योंकि उसे इसमें फ्यूचर नजर आ रहा था। तो उसने जॉर्ज के बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। फिर 1881 में जॉर्ज और हेनरी ने मिलकर ईस्टमैन ड्राई प्लेट कंपनी नाम की एक पार्टनरशिप कंपनी शुरू की, और उसी साल जॉर्ज ने अपनी क्लर्क की नौकरी से भी रिजाइन कर
दिया ताकि अपनी नई कंपनी को वो ज्यादा समय दे सके। साथ ही उसने फोटोग्राफी प्रोसेस को और भी आसान बनाने के लिए रिसर्च जारी रखी, क्योंकि ड्राई प्लेट ने फोटोग्राफी को भले ही थोड़ा सा आसान बना दिया था, लेकिन अभी भी ये काफी भारी हुआ करते थे और कांच से बने होने के कारण टूटने का भी डर लगा रहता था। इसीलिए जॉर्ज ने ग्लास प्लेट की जगह पे कुछ और यूज करने पे फोकस किया और वो चीज थी रोल फिल्म। 1883 में जॉर्ज ने एक नया इन्वेंशन पेश किया, ईस्टमैन वॉकर रोल होल्डर। इसे जॉर्ज और विलियम हॉल वॉकर ने मिलकर बनाया था। अब फोटोग्राफर्स को भारी ग्लास प्लेट की जगह एक फ्लेक्सिबल रोल फिल्म यूज करने का ऑप्शन मिल गया, यानी फोटो खींचना अब और भी ज्यादा हैसल फ्री हो गया था। फिर 1884 में कंपनी का नाम बदलकर ईस्टमैन ड्राई प्लेट एंड फिल्म कंपनी रख दिया गया। तब तक कंपनी के पास 14 शेयर होल्डर्स हो चुके थे। और दोस्तों 1888 वो साल था जब कंपनी ने अपना पहला रोल फिल्म और हैंड हैंडल कैमरा लॉन्च किया था, जिसका नाम था कोडक। इसकी कीमत थी मात्र $25। ये कैमरा इतना सक्सेसफुल रहा कि कंपनी ने 1892 में अपनी कंपनी का नाम ही चेंज करके रख दिया, ईस्टमैन कोडक कंपनी। अब 1890s की शुरुआत में जैसे जैसे कैमरा मार्केट ग्रो कर रहा था, जॉर्ज ने भी अपने बिजनेस को एक्सपांड करना शुरू कर दिया। नए नए पेटेंट्स खरीदे, R&D में इन्वेस्ट करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे कैमरा छोटा होता गया, साथ ही साथ में फोटोग्राफी और भी ज्यादा सिंपल एंड फास्ट होने लगी। और साल 1900 में कोडक ने एक ऐसा कैमरा लॉन्च किया जिसने मात्र $1 में फोटोग्राफी को आम लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया, और वो था ब्राउनी कैमरा। अपने अफोर्डेबल प्राइसिंग के चलते ब्राउनी कैमरा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। साथ ही साथ इसने फोटोग्राफी को आम इंसान तक भी पहुंचाना शुरू कर दिया। जॉर्ज ने अपने बिजनेस को 4 चीजों के ऊपर खड़ा किया था। सबसे पहला कस्टमर पर फोकस करना, दूसरा लो कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन करना, तीसरा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार करना, और चौथा एक्सटेंसिव तरीके से एडवर्टाइजिंग करना। देखिए, जॉर्ज का मानना था कि ये चारों प्रिंसिपल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको मास प्रोडक्शन करना है तो आपके पास वाइड डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब एडवर्टाइजिंग स्ट्रांग हो। जॉर्ज ने शुरुआत से ही कंपनी में एक सोच को डीपली एम्बेड करना शुरू किया। कस्टमर की जरूरतों और डिजायर को फुलफिल करना ही उनकी कंपनी का एकमात्र मकसद था। और दोस्तों, इसी सोच के दम पे 1970 आते आते कोडक दुनिया की सबसे बड़ी फोटोग्राफी कंपनी बन चुकी थी। इसका वर्ल्ड वाइड सेल था $3 बिलियन का, और 1996 तक कंपनी में 1,45,000 एम्प्लॉइज काम कर रहे थे, और ग्लोबल फिल्म सेल में 65% शेयर के साथ कोडक वर्ल्ड का 5th मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन गया था। और बाकी क्या क्या अचीवमेंट थे ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और उसी साल कोडक ने दुनिया का पहला डिजिटल कैमरा DC-20 को लॉन्च भी किया था। हाँ दोस्तों, दुनिया का पहला डिजिटल कैमरा भी कोडक ने ही बनाया था। लेकिन उसके बावजूद 2003 से लेकर 2011 के बीच में कंपनी ने तेजी से कॉस्ट कटिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें 47,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को अपनी जॉब खोनी पड़ी। 13 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और 130 प्रोसेसिंग लैब्स कंपनी ने बंद कर दिए। और 2012 में फिर क्या हुआ ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए दोस्तों, अब उन रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से कोडक को बर्बादी देखनी पड़ी। देखिए, कोडक की बर्बादी के पीछे 4 बड़ी गलतियां थी जो किसी भी कंपनी को डुबा सकती थी। लेकिन दोस्तों, कोडक का डाउनफॉल अचानक नहीं हुआ था, इसके बीज पहले ही बो दिए गए थे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिजिटल कैमरा की खोज कोडक ने की थी। तो 1975 के अंदर कोडक के एक इंजीनियर थे जिनका नाम था स्टीव सेसोन। इन्होंने दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कैमरा बनाया था, लेकिन मैनेजमेंट ने उनके इस ब्रेक थ्रू को सीरियसली लिया ही नहीं और कहा ये क्यूट है, लेकिन इसके बारे में किसी को भी मत बताना। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें रोल फिल्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। देखिए दोस्तों, कंपनी वही आगे जाती है जो मुसीबत को भी अपॉर्चुनिटी में बदल दे, लेकिन वो कंपनी कभी भी ग्रो नहीं कर सकती जो अपॉर्चुनिटी को भी मुसीबत समझे। और कोडक भी ऐसी एक कंपनी थी जो डिजिटल फोटोग्राफी जैसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को खतरा समझ रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि डिजिटल कैमरा उनका जो फिल्म बेस्ड बिजनेस है उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, उस जमाने में कोडक कैमरा बेच के जितना प्रॉफिट नहीं कमाता था, उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट फिल्म बेच के कमाया करता था। अब मान लीजिए उन्होंने डिजिटल कैमरा को प्रमोट किया होता तो फिल्म की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो उन्होंने जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी की वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती। तो यही डर से उन्होंने डिजिटल कैमरा को कभी भी प्रमोट नहीं किया। फिर 1981 में जब सोनी ने अपना पहला कंज्यूमर डिजिटल कैमरा लॉन्च किया, तो उस वक्त कोडक के टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने उस इंपैक्ट को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया। यहाँ तक कि उसी साल कोडक ने एक मार्केट रिसर्च भी करवाई थी, जिसमें उनको अच्छी और बुरी दोनों बातें पता चली। बुरी बात यह थी कि फ्यूचर में डिजिटल फोटोग्राफी फिल्म को कंप्लीटली रिप्लेस कर सकती थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसमें अभी भी 10 साल का टाइम था, यानी कोडक के पास पहले से तैयारी करने के लिए पूरे 10 साल पड़े थे। लेकिन दोस्तों, शॉकिंग वाली बात यह है कि उन 10 सालों में कंपनी ने कोई बड़ा स्टेप लिया ही नहीं। अगर स्टेप लिया भी तो डिजिटल कैमरा बनाने पे नहीं, बल्कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनी फिल्म कैमरा की क्वालिटी सुधारने के लिए यूज किया गया। देखिए, कोडक ने 1986 में अपना पहला मेगापिक्सल कैमरा बनाया, लेकिन फोकस फिर भी फिल्म पे ही रखा गया। इसके अलावा दोस्तों, एक गलती ये भी की कि कोडक ने फोटोग्राफी को केमिकल का बिजनेस समझ लिया। इसीलिए उन्होंने 1988 में स्टर्लिंग ड्रग नाम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को $5.1 बिलियन देकर खरीदा था। लेकिन बाद में यह डिसीजन उनके लिए बहुत भारी पड़ा, क्योंकि फोटोग्राफी और दवाओं का कोई संबंध ही नहीं था। और बाद में उन्होंने इसी कंपनी को आधे भाव
में बेच दिया, यानी कि तकरीबन 2.5 बिलियन डॉलर्स का उनको लॉस हुआ। और उसी दौरान 1989 में जब एक सीईओ रिटायर होने वाले थे तो कंपनी के पास दो ऑप्शंस अवेलेबल थे। एक कैंडिडेट ऐसा था जिसको पिछले 30 साल का फिल्म बिजनेस में एक्सपीरियंस था और दूसरा ऐसा था जिसको फ्यूचर टेक्नोलॉजी में अच्छी खासी समझ थी। तो कंपनी ने ट्रेडिशनल फिल्म बिजनेस वाले कैंडिडेट को सीईओ बनाया और यही रॉन्ग लीडरशिप उनके लिए भारी भी पड़ी। उसके बाद में कंपनी में नए नए सीईओ चेंज होते रहे जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की बात तो करते थे, लेकिन किसी ने भी एग्जीक्यूशन की तरफ एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। फिर 1996 में कोडक ने 500 मिलियन डॉलर्स खर्च करके एक हाइब्रिड कैमरा लॉन्च किया, एडवांटिक्स प्रीव्यू। ये जो कैमरा था डिजिटल था, साथ ही इसमें फिल्म का यूज भी किया गया था, लेकिन कस्टमर का कहना था कि डिजिटल कैमरा खरीदने के बाद में रोल फिल्म और प्रिंटिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसा कौन देगा। फिर क्या था, ये जो कैमरा था बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया और कंपनी के जो 500 मिलियन डॉलर्स थे वो एक झटके में स्वाहा हो गए। और उसके बाद में 2000 की शुरुआत में कैनन और सोनी जैसे ब्रांड्स मार्केट में आने लग गए और धीरे धीरे कोडक का जो मार्केट शेयर था वो कम होने लग गया। और उसके बाद में कोडक ने भी एग्रेसिव तरीके से डिजिटल कैमरास लॉन्च करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों डिजिटल कैमरा मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हुआ करता था। ऊपर से कोडक के जो कैमरा थे एशियन कंपनीज की तुलना में काफी महंगे हुआ करते थे, जिसकी वजह से कोडक को अपने कई सारे कैमरास घाटे में बेचने पड़े। दूसरी ओर कोडक का जो मेन बिजनेस था यानी कि फिल्म बिजनेस था वो भी गिरते जा रहा था। इसके अलावा एक टाइम ऐसा भी आया कि कैमरे का यूज ही कम होने लग गया, क्योंकि उसके बाद में लोगों के हाथ में मोबाइल आने लग गए, टैबलेट्स आने लग गए, उसमें कैमरा हुआ करता था। उसके बाद में दोस्तों कंपनी ने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी और दूसरी फैक्ट्री से आउटसोर्सिंग शुरू कर दी। साथ ही फिल्म प्रोडक्शन का जो बिजनेस था उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। फिर कोडक ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके इंकजेट प्रिंटर का बिजनेस शुरू किया, लेकिन 2011 तक डिजिटल डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज का यूज शुरू हो गया था, तो ये बिजनेस भी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। उसके बाद में एक तरफ कंपनी के ऊपर लोन बढ़ता जा रहा था और लायबिलिटी 6.75 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। दूसरी तरफ कंपनी का जो कैश रिजर्व था वो भी तेजी से घटने लग गया था। कंपनी के पास मात्र 862 मिलियन डॉलर्स का कैश बचा था और फिर कोडक के पास बैंकरप्सी फाइल करने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं। जनवरी 2012 में कंपनी ने चैप्टर 11 बैंकरप्सी फाइल कर दी। उसके बाद में उन्हें सिटी ग्रुप से 950 मिलियन डॉलर्स का लोन मिला ताकि वो अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखे। इसके अलावा दोस्तों कोडक ने अपने कुछ इंपॉर्टेंट पेटेंट्स एप्पल और गूगल जैसी कंपनीज को सिर्फ 525 मिलियन डॉलर्स में बेच दिए। इसके अलावा कोडक ने अपने डॉक्यूमेंट इमेजिंग बिजनेस को यूके पेंशन प्लान को सौंप दिया और बदले में 2.8 बिलियन डॉलर्स का जो डेट था उसको सेटल कर दिया। और फाइनली 19 महीने बाद यानी कि 2013 में कोडक बैंकरप्सी से बाहर आ गया। साथ ही कोर्ट ने 4.1 बिलियन डॉलर्स का जो कर्ज था उसको भी माफ कर दिया। लेकिन अब सवाल ये था कि बिना कैमरा के कोडक करेगा क्या, और यहीं से कोडक ने एक नए सफर की शुरुआत की। 2014 में कोडक को एक नया सीईओ मिला, जेफरी क्लर्क, जो एचपी, ट्रैवलपोर्ट और ऑर्बिट जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर चुका था। तो क्लर्क ने सबसे पहले दो चीजों पे फोकस किया। सबसे पहला, अपने एम्प्लॉयज की बातों को सुनना शुरू किया क्योंकि उनको ग्राउंड रियलिटी के बारे में अच्छे से पता होता है। दूसरा, उन्होंने रैपिड इनोवेशन पे ध्यान दिया। नए सीईओ की लीडरशिप में कंपनी ने अपना फोकस कमर्शियल प्रिंटिंग की तरफ शिफ्ट किया। कोडक ने प्रॉस्पर 5000 XLI और एडवांस प्रॉस्पर 6000 जैसे हाई स्पीड और हाई क्वालिटी वाले कमर्शियल प्रिंटर्स लॉन्च किए, जिसके बाद में प्रिंटिंग इंडस्ट्री में कोडक की पोजीशन और मजबूत हो गई। कंपनी की इनोवेशन धीरे धीरे रंग लाने लगी और बैंकरप्सी के 3 साल बाद यानी 2016 में कोडक ने पहली बार प्रॉफिट कमाया। वैसे इनोवेशन पे आज भी फोकस जारी है और 2022 में कोडक ने दुनिया का सबसे तेज डिजिटल प्रेस प्रिंटर प्रॉस्पर 7000 लॉन्च किया। वैसे कमर्शियल प्रिंटिंग में सक्सेस के साथ साथ कोडक ने फिल्म फोटोग्राफी में भी जबरदस्त कमबैक देखा है। आज भी क्रिस्टोफर नॉलन और क्वेंटिन टैरेंटिनो जैसे जो हॉलीवुड डायरेक्टर्स हैं वो अपनी मूवीज में कोडक के फिल्म्स को यूज करना पसंद करते हैं। वैसे दोस्तों आज के टाइम में कंपनी डिजिटल प्रिंटिंग के साथ साथ एडवांस मटेरियल्स एंड केमिकल, मोशन पिक्चर, कंज्यूमर प्रोडक्ट और एक्सेसरीज का बिजनेस भी कर रही है। पिछले साल कोडक ने टोटल 203 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट कमाया था। अब दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या कोडक वापस से वो पोजीशन हासिल कर पाएगा जो एक जमाने में हुआ करती थी। अगर कर पाएगा तो कैसे, और नहीं कर पाएगा तो क्यों नहीं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।